लाइव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। आज ही देखिए यार, एक शब्द होता है कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में हम इसे कहते हैं सर्वांग समता। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, सर्व अंग समान। यानी ऐसी दो चीजें जिनका सर्व अंग समान हो, यानी सारे अंग समान हो, सारी चीजें इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो ऐसी त्रिभुज हैं जिनकी हर एक चीज बराबर हो। जैसे इस ट्रायंगल की साइड है एबीसी, तो एक नई ट्रायंगल बनाई, उसकी भी साइड है एबीसी ही, तो हम कहेंगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज है। आप ये मत सोचना कि सर तीनों एंगल इक्वल होते ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। नहीं, मान लीजिए ये एंगल 90 है, ये 30 है, ये 60, तो मैं एक बड़ी भी बना सकता हूं जिसमें ये 30 होगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, हूबहू सेम। मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंसी पे कर रहे हैं कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कब होती है, तो दो त्रिभुजें कब बराबर मानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन केसेस है। पहला केस है साइड साइड साइड, यानी जब त्रिभुज की तीनों साइडें आपस में इक्वल हो। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, यानी दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में इक्वेट होती हो, बराबर होती हो। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं। एस ए एस, ना सॉरी, एस एस एस। दूसरा पॉइंट, दो साइडें हो और बीच का एक एंगल हो तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। इसका मतलब हुआ साइड, पोजीशन ध्यान देना, एंगल, साइड, मतलब दो इक्वल साइड के बीच का एंगल। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो भी हम कह देंगे कि सर ट्रायंगल इक्वल है, तो भी हम कह देंगे कि ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है जी। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए ये साइड है 10 और ये साइड है 12 और ये एंगल है 60 डिग्री, ये 10 है, ये 12 है और ये एंगल है 60 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरी साइड कैसे ड्रॉ होगी? तो आप कहेंगे सर तीसरी साइड ड्रॉ होगी कैसे? इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को यहां पे मिलाएंगे। जब नापेंगे ना तो ये साइड भी इसके इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि फेस दोनों के इक्वल खुले हुए हैं, साइडें दोनों की इक्वल है। ये 10 है, वो भी 10, ये 12 है तो वो भी 12। हाँ है ना? तो तीसरा दूसरा पॉइंट माफ करिएगा, ये था कि साइड एंगल साइड, यानी जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाओं के मध्य वाला कोण अगर बराबर आ जाए तो उस स्थिति में भी हम कह देंगे कि साइड एंगल साइड मतलब कॉन्ग्रुएंसी बना रहा है। तीसरा सबसे जरूरी, कोई भी दो एंगल हो और एक साइड हो, चाहे एंगल दो एंगल के बीच की साइड हो या कोई भी दो एंगल हो और साइड बेशक उनके बीच की हो या ना हो, तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। कैसे समझाता हूं, एक बार आप महसूस करें इस बात को। आइए जी मित्र,
क्या कहानी है ये समझिए। भाई आप ये समझते हैं, ये मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, अगर मैं ये कहूं कि यार ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है, इसका भी ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो इन दो एंगल के आधार पर आप मुझे क्या कह सकते हैं, क्या रिजल्ट बता सकते हैं, या क्या बताना आपको ठीक लगेगा यहां? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो इस बात से साफ निकल के आ जाएगा कि तीसरा भी इक्वल आएगा। आप करके देखिए, भाई तीनों एंगल का सम तो 180 लेंगे तो 70 50 120, तो ये 60 ही आएगा मेरे दोस्त। यहां पे भी लेंगे तो भी 60 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इफ टू एंगल of A of two if two angles of any triangles are equal, then it directly means that third angle is also equal। इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हो गए तो ये स्वतः ही बात समझ में आती है कि तीसरा कोण भी बराबर होगा। फिर से मेरी बात समझिए, अगर किसी त्रिभुज के कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये बात अपने आप में ये समझाती है कि तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। यानी अगर कोई दो एंगल इक्वल करा मतलब तीनों एंगल इक्वल है, ये बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीनों एंगल इक्वल है और मान लीजिए ये ट्रायंगल थी आपकी, देखिए सच मायने में तो प्रॉपर्टी होती है ये एंगल साइड एंगल, कि भाई दो एंगल इक्वल और उनके बीच की साइड इक्वल हो, है ना। लेकिन ये भी इक्वल हो जाएगी, कारण कि जब आप यहां आएंगे और आप ये कहेंगे कि जी ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, और सर ये साइड ए है और ये साइड की लेंथ भी ए है, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी? तो सच में तो नियम ये है कि दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, तब वो इक्वल, तब वो कॉन्ग्रुएंट होती है। लेकिन अगर यहां आप देखें तो 70 60 30 130, तो ये कितना है 50 डिग्री। यहां 70 60 130, तो ये कितना है 50 डिग्री। अगर आप थोड़ा ध्यान से यहां पे देखें तो 70 और 50 के बीच में आ गया ना ए, 70 और 50 के बीच में आ गया ना ए, जबकि दिया तो उसने ये दोनों एंगल और ये साइड था, लेकिन आ गया क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा इक्वल आ जाएगा, और तीसरा इक्वल आ गया तो प्रॉपर्टी फिर से वही हो जाएगी, क्या, एंगल साइड एंगल। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि भैया एंगल साइड एंगल इक्वल होने चाहिए। यानी कुल मिला के उसका अर्थ यह है कि कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए और कोई एक साइड इक्वल आ जाए तो भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। चौथा पॉइंट ये है, इसमें नहीं होगा कभी आप कहो कि एंगल साइड साइड, ना, गलत बात है। एंगल साइड साइड नहीं, साइड, दो साइडों इक्वल और उनके बीच का कोण इक्वल हो। तो चौथा पॉइंट है, एक राइट एंगल हो, R4 राइट एंगल माने समकोण हो, और बाकी कोई भी दो साइडें, दो भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक राइट एंगल हो जाए और बाकी कोई भी दो साइडें आ जाए तो समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। आप कैसे समझा के दिखाएं सर? तो देखिए,
भाई अगर ये 6 हो, ये 8 हो और ये राइट एंगल आ जाए, यहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, साइड साइड के बीच का एंगल। तो दो साइड है और बीच का एंगल, दो साइड है और बीच का एंगल होल्ड हो रहा है, तो वो वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये साइड में ना देके ये साइड दे दो 10। अब कहानी ये है कि बेसिकली एंगल तो इक्वल है, लेकिन एंगल की अगल बगल की साइडें वहां अगल बगल में पेयर नहीं कर रही, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगी? होंगी। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेगी। अगर ये 6 से 10 है तो यहां पे भी वही लेंथ निकलेगी, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और यहां पे भी वही फार्मूला लगना है थर्ड साइड के लिए, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। और ऐसा करोगे तो वही आ जाएगा साइड साइड के बीच का एंगल, साइड साइड के बीच का एंगल, क्योंकि जो वैल्यू यहां निकल के आएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू यहां पे भी निकल के आएगी। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, तो ये थे कुल मिला के कॉन्ग्रुएंसी के नियम 4, जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप बिल्कुल परेशान ना ले ना हो। अब हम इससे अगले वाले पोर्शन को भी पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाएंगे, ताकि जो पढ़ाया है वो आपको समझ भी आए। भाई बड़े, आइए जी। ये तो थी मेरे बच्चों सिमिलरिटी की कहानी। अब आते हैं हम ना, सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी की कहानी। अच्छा, एक चीज बतानी रह गई। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका साइन होगा ये। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और ये कोई ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, और हमें ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसे लिखते थे ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ऐसे लिखा करते थे मेरे बच्चे। ठीक है, ये बराबर का निशान और ऊपर उड़ती चिड़िया, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का निशान। अब हम आते हैं सिमिलरिटी में। हिंदी में हम इसे कहते हैं समरूपता। हिंदी में हम मेरे बच्चों इसे कहते हैं समरूपता। आप जरा इसके नाम को हिंदी में पढ़िए, क्या समझ में आता है? तो आप कहेंगे सर समरूप मतलब जिनका रूप एक जैसा हो, समान रूप वाली चीजों को हम सिमिलरिटी कहते हैं। सिमिलरिटी मतलब सिमिलर जैसी दिखाई दे, सेम ना दिखाई दे, सिमिलर दिखाई दे। जैसे कई बार नहीं होता कि हम लड़के को देख के बता देते हैं यार या तो उसका लड़का लग रहा है, यार सारी खूबियां वही आ रही हैं जो बाप की हैं। हाँ है ना? जैसे
हमने एक ये ट्रायंगल बनाई, सारे एंगल 60-60 डाल दिए। हमने एक ये ट्रायंगल बनाई, इसके भी सारे एंगल 60-60 डिग्री डाल दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज नोट कर रहे होंगे क्या, कि अगर आप किसी से पूछोगे ये कौन सी ट्रायंगल है, तो भी आप वो यही कहेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। अगर किसी से आप ये पूछोगे कि ये कौन सी है, तो भी वही कहेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का रूप एक जैसा है। कोंग्रुएंट होता तो उसका मतलब होता है सर्व अंग समान, इक्वल, हूबहू। सिमिलर का मतलब होता है इक्वल नहीं, सेम, मतलब सेम नहीं, शेप एक जैसी होनी चाहिए, है ना। वहां कोंग्रुएंसी में साइज एक जैसा होना चाहिए, सिमिलरिटी में शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों ही ट्रायंगलों की जो इक्विलेटरल हैं, दोनों की शेप एक जैसी नहीं, मतलब शेप एक जैसी, साइज एक जैसा नहीं है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन शेप एक जैसी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कैसे बता दिया कि दोनों की शेप एक जैसी? एंगल के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? एंगल के बिहाफ पे। यानी अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे कोण बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि भैया इनकी जो शेप है वो एक जैसी है ना। सारे कोण बराबर हैं तो हम कह देंगे इनकी शेप एक जैसी है, मतलब सर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब सर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये बात तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि कोई दो एंगल इक्वल आ जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समरूपता के लिए, समरूपता की शर्तें, कि भाई समरूप ट्रायंगल होने के लिए, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली, एनी टू एंगल आर इक्वल, एनी टू एंगल्स आर इक्वल, कोई भी दो कोण बराबर सिद्ध हो जाए, कोई भी दो कोण बराबर सिद्ध हो जाए तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुजें आपस में सिमिलर होती है। दूसरा, एवरी congruent triangle are also similar। इसका मतलब हर एक सर्वांगसम त्रिभुज जो होती है, मेरे प्यारे बच्चों, हर एक सर्वांगसम त्रिभुज जो होती है वो भी अपने आप में समरूप होती है। हर एक सर्वांगसम त्रिभुज अपने आप में समरूप होती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी तो उसकी हर एंगल इक्वल होगा, और तीनों एंगल इक्वल आ गए तो समझो अपने आप में सिमिलर होगी। तो सिमिलरिटी के लिए अगर बेसिक तौर पे कहा जाए कि कौन सी कंडीशन है, तो पहली केवल और केवल एक कंडीशन है कि अगर किसी ट्रायंगल के या किन्हीं ट्रायंगलों के कोई दो एंगल इक्वल आ गए तो समझ लीजिए वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी, वो दोनों त्रिभुज आपस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी? सिमिलर होंगी। मानते हैं बात? दूसरी चीज, अगर, और सिमिलरिटी का साइन है ये वाला, जैसे मैं कहूं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आर सिमिलर, तो ये वाला साइन लगाएंगे उड़ती चिड़िया का, और कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर का निशान लगा के फिर। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों दोनों निशान को? अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यानी इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिमिलरिटी में शेप एक जैसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी एक जैसा होता है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है एबीसी और ये कोई ट्रायंगल है पीक्यूआर। ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा। यहां पे भी कोई भी एंगल ले लो, थीटा, अल्फा, बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हुई? दोनों की दोनों सिमिलर हो गए, दोनों की दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए।
अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं तो इनमें एक खास रिलेशन तैयार होता है। क्या, ध्यान से देखिए। साइन फार्मूले में समझाया था ना, जैसे यहां साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा रेशियो पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे थीटा के सामने वाली साइड लिखो और अल्फा के सामने वाली साइड लिखो। यहां की बात करें, यहां थीटा अल्फा बीटा है, तो यहां साइन थीटा बटे साइन अल्फा पूछूं तो आपसे, तो आप कहेंगे यहां थीटा के सामने वाली साइड पी आर लिखो और अल्फा के सामने वाली साइड पी क्यू लिखो। तो इसका मतलब साइन थीटा बटे साइन अल्फा पी आर बटे पी क्यू है, साइन थीटा बटे साइन अल्फा ए सी बटे ए बी है। तो मेरे भाई ये और ये हिस्से बराबर है। अगर ये दोनों हिस्से बराबर, क्योंकि थीटा अल्फा यहाँ पे वही है वहां पे भी है, तो इसका मतलब ये दोनों हिस्से भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ए सी बटे ए बी बराबर होगा पी आर बटे पी क्यू। क्या आप मेरी बात समझते हैं? पी आर बटे पी क्यू, हाँ है ना। इससे समझ ये आया कि यहां पे इनकी साइडों की लेंथ का जो रेशियो है ना वो सेम होगा, यानी जो रेशियो एसी का ए बी से होगा वही रेशियो पी आर का पी क्यू से होगा। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि ए सी यहीं रखें, पी आर बटे ले आए और ए बी ऊपर ले जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो रेशियो एसी का पी आर से होगा वही रेशियो ए बी का पी क्यू से होगा। समझाता हूं, टेंशन ना लें, पहले एक बार देखें इसको। आइए जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इफ एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर, देन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ए बी का रेशियो जो पी क्यू से होगा और वही रेशियो बी सी का क्यू आर से होगा, वही रेशियो ए सी का पी आर से होगा। यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से का रेशियो। अच्छा, ये जो शब्द है करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल के रेस्पेक्ट में। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत भुजा संगत कोण के रेस्पेक्ट में। संगत भुजा जो है वो संगत कोण के अनुपात में बराबर होती है। मतलब जो हम करस्पॉन्डिंग साइड कह रहे हो करस्पॉन्डिंग एंगल के रेस्पेक्ट में। जैसे ए बी बटे पी क्यू है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां अल्फा के सामने ए बी तो यहां अल्फा के सामने पी क्यू। फिर मैंने बीटा के सामने यहां बी सी लिखा तो वहां बीटा के सामने क्यू आर। यहां फिर मैंने थीटा के सामने ए सी लिखा तो वहां थीटा के सामने लिखा मैंने पी आर, है ना। दूसरी चीज, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है मेरे बच्चे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। साथ में पी माने पेरीमीटर, पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equals to perimeter of triangle
पी क्यू आर, यानी इन दोनों ही त्रिभुजों का जो परिमाप होगा वो भी बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप होगा मेरे प्यारे बच्चों वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पेरीमीटर भी बराबर होगा। साथ में इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, और अल्टीट्यूड हो। वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी इनकी मध्यिकाएं हो, कोण संधिभाजक हो या अभिलंब हो, इनके भी अनुपात हमेशा बराबर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए नहीं लेते क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम लेंथ नहीं निकाल सकते, इस वजह से। अब आइए छोटे छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन मार्क वाली है ये दोनों साइडों की लेंथ निकाल के बताइए आप क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। पहली बात तो ये, यानी आप ये कह देंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है। दूसरी बात, अब हमें चाहिए साइडों की लेंथ। तो ये बताओ बेटा, बीटा के सामने वाली साइड क्या हुई? तो आप कहेंगे ए बी। तो वहां पे भी बीटा के सामने वाली ही साइड लिखनी है। तो वहां बीटा के सामने वाली साइड क्या है मेरे बेटे? तो आप कहेंगे सर 35। बहुत सुंदर, यहां बीटा के सामने वाली साइड आपने लिख दी 35, हाँ है ना। अब लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली साइड 36 और वहां थीटा के सामने वाली साइड 45। भाई यहां थीटा के सामने वाली साइड 45 करते हैं जी सोल्व। आगे भी लिखना चाहें तो बच क्या गया? अल्फा। तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड 20 और मेरे प्यारे बच्चों वहां अल्फा के सामने वाली साइड एक्स जेड। ये वैल्यूज कुल मिला के हमको निकालनी। देखिए यार, 9 चौक 36, 9 5 45, यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया 4:5। तो अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे
तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे क्या, 35 ऊपर चला जाएगा इंटू में 4/5। तो ए बी की जो वैल्यू आई वो 28 है। अगर मेरे बच्चों इसी तरीके से मैं इन दोनों पेयर को उठा लूं, 4/5 इक्वल टू 20/xz, सोल्व कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 5 20। एक्स जेड को 1 से करेंगे एक्स जेड आएगा, और 5 को 5 से करेंगे 25। इसका मतलब एक्स जेड की वैल्यू 25 और ए बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 28 है। देखिए यार, पेपर में आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इतना डिटेल ना लिख के, कि आप ये देखिए कि पेयर क्या सेट कर रहा है। भाई ये तो साफ पता चल गया कि दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है। अगर ये पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप ये देखिए कि कौन सी दोनों साइडें दी हुई है। तो यहां अल्फा के सामने 20 है, वहां अल्फा के सामने नहीं दे रखी, बीटा के सामने नहीं है, थीटा के सामने 36 है, यहाँ थीटा के सामने 45 है। इसका मतलब ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग बनेंगे। रेशियो निकालेंगे तो 9 चौक 36, 9 5 45। इसका मतलब हर एक साइड का रेशियो 4:5 होगा। यानी यहां अल्फा के सामने वाली साइड 4 होगी, तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड 5 होगी। तो 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 5 5 जा 25 होगी। यहां बीटा के सामने वाली साइड 4 यूनिट होगी, तो यहां बीटा के सामने वाली साइड 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 35, 1 यूनिट 7, तो 4 यूनिट 4 7 जा 28। ये आपका आंसर होगा। समझे जी? आइए जी।
प्लीज करें जी। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास करिए फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल में ये कहा जा रहा है कि जी ये वाला जो एंगल है ये है 57 डिग्री और ये वाला एंगल है जी 123 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ यहां पे कि 123 है, तो हम ये तो बात निकाल ही सकते हैं जल्दी से कि जी ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, 123 तो ये आएगा 57 डिग्री। हाँ है ना मेरे बच्चे? अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगर आप गौर से देखें तो दो ट्रायंगलें ली जाएंगी। एक ट्रायंगल तो ली जाएगी EDE, EDE, ठीक है, और एक ट्रायंगल ली जाएगी मेरे बच्चों ABC। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ट्रायंगल EDE बिल्कुल सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। EDE जो है वो बिल्कुल सिमिलर है ABC के। आप कहें क्यों और कैसे? तो देखिए सर, मेरी बात को सुनिए, समझिए। एंगल D जो है, नहीं, ये एंगल E क्या है 57 डिग्री और एंगल B भी क्या है 57 डिग्री। एक एंगल इक्वल आ गया, एंगल B और E मानते, बहुत सुंदर। दूसरी बात पे आता है, एंगल A थीटा था मान लीजिए, तो ये एंगल A छोटे वाली में भी वही है और बड़े वाली में भी वही है, यानी एंगल A दोनों में कॉमन है, थीटा थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में गौर से देखोगे तो दो एंगल इक्वल आ गए, और अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है ना? क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। इसका तीसरा एंगल अगर अल्फा होगा तो इधर का भी तीसरा एंगल मेरे बच्चे अल्फा ही। अब आते हैं साइडों की लेंथ पे। ED है जी 4, AE है 5, AB है 12, हमें AC निकाल लेनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें AC निकाल लेनी है, तो यहाँ 50 बड़े वाली पहले ले रहा हूं, 57 के सामने वाली साइड AC। ध्यान से देखना, पहले बड़ी ली है तो दोबारा भी पहले बड़ी ही लेंगे। पहले बड़ी 57 के सामने वाली साइड AC, यहां 57 के सामने वाली साइड 4 है ना? अब यहां दोबारा से बड़ी लेंगे, अल्फा के सामने वाली साइड 12 और यहां अल्फा के सामने वाली साइड मेरे बच्चे 5। तो आप देखेंगे
कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48/5 आ जाएगा। 48/5 आया, भाग देंगे तो 9×5 = 45, 9×5 = 9.6 आया। यानी एसी की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो है 9.6। 9.6। अगर मेरे बेटे ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की 9.6 है और आप खुद ही कह रहे हैं कि सर ये वाली लेंथ अपनी 5 है, तो 9.6 से 5 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ आएगी 4.6 आएगी। बस यही आपका आंसर है। इसी की जो लेंथ होगी वो 4.6 होगी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। बड़े भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नहीं। और आगे आते हैं। ये डी है, ये ई। ठीक है जी। ये वाला कोण 80 डिग्री है, ये वाला कोण 100 डिग्री है। साथ में एक बात और भी कह रहा है क्या कि डीई बटे बीसी 2/3 है। ए ई 12 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो ए बी की लेंथ आपको निकाल करें जी प्रयास।
देखिए यार, आप यही बात समझेंगे कि सर यहाँ पे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कौन कौन सी मैं समझा देता हूं। एक है ADE, और एक है मेरे बच्चे ABC। ABC, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये वाला एंगल निकाल देंगे। स्ट्रेट लाइन है, ये 100 है, तो ये कितना आएगा 80 डिग्री। तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री, ये वाला एंगल है 80 डिग्री। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही। दो एंगल इक्वल आ गए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगी। त्रिभुज क्या होगी जी, सिमिलर होगी, पक्का। और बताया था बेटा दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मतलब तीसरा एंगल ये अल्फा है, तो ये भी तीसरा एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा, हाँ है ना। अब कह रहा है जी ए बी निकालो, AE 12। अब हमें रखा है DE बटे BC। तो आप ऐसे देखिए, यहां थीटा के सामने वाली साइड DE और वहां थीटा के सामने वाली साइड BC। बहुत सुंदर। AE 12 दे रखा है, तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड 12, तो वहां अल्फा के सामने वाली साइड AB। ध्यान आए, मैंने पहले छोटी ली फिर बड़ी, तो दूसरे रेशियो में भी पहले छोटी फिर बड़ी लूंगा। अब DE बटे BC का रेशियो दे रखा है 2/3। छह 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों AB की जो लेंथ होगी वो 18 सेंटीमीटर। AB की लेंथ क्या होगी मेरे बेटे, 18 सेंटीमीटर। आइए जी आगे। क्या था जी, BC का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट D। देखिए जी, सवाल में कहा है AB AC और BC तीनों साइडें बराबर हैं, DE BE BD भी तीनों साइडें बराबर हैं। D जो है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है BC का। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB is to
डी करें। एक भाई पूछ रहा है जी अल्फा क्यों नहीं लिया। अल्फा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अल्फा से वो वैल्यू नहीं निकलनी थी, बाकी आप लेके देखें। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, भाई आप इस बात को समझो, ए बी बी सी और ए सी तीनों साइडें बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 है। साथ में कह रहा है डी ई बी ई बी डी बराबर है, डी ई बी ई बी डी बराबर। तो इसका मतलब इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है कि बड़े वाली ट्रायंगल एबीसी की सारी साइडें बराबर। अगर सारी साइडें आपस में बराबर हैं, मतलब अगर मान लीजिए ये साइड की लेंथ कुछ भी है, 10 मान लो, 5 मान लो, जो दिल करे, मैं 2 ही मान लेता हूं क्योंकि मुझे मिड पॉइंट निकालना। तो ये भी 2 होगी, ये भी पूरी क्या होगी 2 होगी। और अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मेरे बेटे, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी 1, ये लेंथ क्या होगी जी 1, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, क्योंकि ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे हाँ है ना। अब गौर से मेरी बात को देखिए और सुनिए, समझिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, आप कहेंगे इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से मेरी बात को सुनिए और जवाब दीजिए। ये वाली जो ट्रायंगल बनी, और ये वाली जो ट्रायंगल बनी, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या नहीं? आप कहें कैसे? कि सर एक इसका 60 डिग्री, एक इसका 60 डिग्री, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो दो एंगल इक्वल बन गए तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे होंगे। और अगर सिमिलर होंगे तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? 2:1। हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा 2:1। अरे ये तो 2:1 है ही, सॉरी माफ करना। उसने पूछा था ए एफ इज टू एफ ई का रेशियो, तो ये रेशियो भी 2:1 ही होना था, ए एफ इज टू एफ ई। तो ये रेशियो मेरे बच्चे 2:1 ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, एक ये और एक ये। तो हर
इन साइडों का रेशियो 2:1 है तो इन साइडों का रेशियो भी 2:1 ही होगा। माफ करिए, ये सवाल था आपका। ठीक है, तो इनका भी 2:1 होगा और इनका भी 2:1 होगा। पक्का जी? क्वेश्चन में कह रहा है जी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बहुत सुंदर जी। अब आगे कह रहा है ए 5 सेंटीमीटर है, ईसी 10 सेंटीमीटर है, ए बी बताना क्या होगा अगर डीसी 18 है। करें प्लीज। आइए भैया, अब आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि सर ये दोनों ही लाइनें येलो कलर वाली पैरेलल है, और अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं सर, और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही तो होना है सर। हाँ है ना? ऐसे ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होना है जी? अल्फा। और सर ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, माने ये बीटा होगा, तो ये भी तो सर बीटा ही होगा। तो आप गौर से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या ए बी की वैल्यू चाहिए? ए 5 है, ईसी 10 है, डीसी 18 है। तो मेरे बेटे दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगी क्योंकि तीनों कोण बराबर आ गए। हमें साइडों का रेशियो चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए बी। तो ये बीटा के सामने वाली साइड ए बी और वहां बीटा के सामने वाली साइड डी सी। अब बेटे ये साइड की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, ये दे रखी है, तो यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 5 और वहां थीटा के सामने वाली साइड 10,
और मेरे बच्चे डीसी की वैल्यू दे रखी थी कितनी 18, 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 9 एकम 9, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी मेरे बेटे वो आएगी 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी जी 9। पक्का? थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, कितने बच्चे आंसर देंगे देखते हैं। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कुलदीप भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? ज्योमेट्री कितनी बची, वक्त आने पर आंसर दे देंगे। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, समझिए। कहता है एंगल ए जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल बी सी डी भी थीटा ही है। एंगल ए थीटा है तो एंगल बी सी डी भी थीटा ही है। ठीक है।
अब आगे देखिए क्या है मेरे बच्चों, यहां तक की बात आ रही समझ में। डीबी है 18, एडी है 14 सेंटीमीटर, बीसी चाहिए। तो गौर से देखिए मेरे बच्चों कि कोई दो ट्रायंगलें आपको सिमिलर दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे हां सर सिमिलर दिखाई दे रही। कौन सी दो दिखाई दे रही है भैया सिमिलर? एक तो आप कहेंगे ये वाली ट्रायंगल सर, ए बी सी, ठीक है जी। 18 और 14 ये साइड हुई 32 डिग्री, ये वाला एंगल है थीटा। एक ट्रायंगल है जी ये, डी बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इसका ये वाला एंगल थीटा और बड़ी ट्रायंगल का ये वाला एंगल थीटा, दोनों आपस में बराबर है। गौर से देखेंगे ध्यान से तो ये एंगल बी जो है, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो यहां पे भी वही एंगल बी है अल्फा, और यहां पे मेरे बेटे वही एंगल बी है अल्फा, दोनों एंगल इक्वल आ गए। और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर हो गई। तो ये एंगल अगर बीटा होगा मेरे बेटे, तो इसका भी थर्ड एंगल बीटा ही आएगा, और डीबी है 18। अब हमें चाहिए क्या जी बीसी, तो यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है जी बीसी, और मेरे बेटे यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है 18, यहां बीटा के सामने वाली साइड क्या है 32, और यहां बीटा के सामने वाली साइड क्या है बीसी। बीसी को बीसी से गुना करेंगे तो बीसी स्क्वेयर, 18 को 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 57 है, 18 दूनी 36, 576। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी 24, तो बीसी की वैल्यू हो गई 24। क्या किसी भाई को दिक्कत है याद है? बीसी की वैल्यू क्या है जी 24 मित्रों, क्या है ये वैल्यू 24, हाँ है ना। एक बार इतनी बात समझे, यही तो हमसे पूछा हुआ था कि बीसी की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आंसर होगा मेरे बेटे कितना 24, पक्का। ये ए है, ये बी है, ये सी। एंगल बी जो है मेरे बच्चे वो राइट एंगल है 90 डिग्री। ए बी और ए डी बराबर हैं, दोनों 5 सेंटीमीटर हैं। तो बी डी निकाल के बतानी क्या होगी, प्लीज सोल्व करिए। और बी सी 12 है, अब करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सवालों को ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, सिमिलरिटी से भी। मैं सिमिलरिटी से कराऊंगा। देखिए यार, पूरी बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। ये साइड 5 है, ये 12 है, तो बेटा ट्रिपलेट आपको याद है, ये साइड कितनी आएगी 13। ए बी 5 है जी, ए डी भी 5 है। अरे यार, कर क्या रहा हूं मैं, एक सेकेंड। ए डी नहीं रखी हुई है इसमें, मैंने गलत में इंटरप्रेट किया हुआ। ए डी नहीं दे रखी मेरे बेटे, ए बी ही 5 है, बी सी पूछा हुआ, माफ करिएगा। अब दौड़ाते हैं दिमाग कैसे किया गया सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि एक एंगल 90-90 हो गया, दे रखा है। इसका एंगल ए थीटा है, तो इसका भी एंगल ए थीटा ही होगा। है ना भाई, दोनों एंगल इक्वल होने। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल कॉमन है, ए जो है वो कॉमन है दोनों में। इसका तीसरा एंगल अल्फा है, तो इसका भी तीसरा एंगल क्या होगा? अल्फा। जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड एडी हो गई, वहां अल्फा के सामने वाली साइड होगी 5, यहां 90 के सामने वाली साइड होगी 5 और वहां 90 के सामने वाली साइड होगी 13। तो एडी की जो लेंथ आएगी मेरे बच्चे, वो आ जाएगी 25/13। हाँ है ना। आपको चाहिए बीडी की लेंथ, तो आप ऐसे देखिए, यहां थीटा के सामने वाली साइड बीडी और वहां थीटा के सामने वाली साइड 12, यहां 90 के सामने 5 और यहां 90 के सामने 13। तो बीडी की जो वैल्यू होगी वो होगी 60/13। तो समझ पाए मेरे बच्चों? क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।